सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के सेकेंड वीडियो क्लासेस पढ़ाने वाले हैं। और इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग अच्छे से कैपिटल गेन का इंट्रोडक्शन पढ़े थे और कौन से सेक्शन के अंदर इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉल करता है, दैट इज सेक्शन 45। और उसके बाद बेसिस ऑफ चार्ज क्या है, कैपिटल एसेट क्या है और पर्सनल एसेट क्या है, और पर्सनल एसेट के अंदर क्या क्या एसेट इंक्लूड होता है जो कि कैपिटल एसेट नहीं कहा जाएगा, और पर्सनल एसेट के अंदर क्या क्या एसेट है जो कि पर्सनल एसेट के अंदर होने के बावजूद भी वो कैपिटल एसेट मानकर चलेंगे वो एसेट को, और उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स के अंदर। जैसे कि ज्वेलरी हो गया आपका, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स या फिर एनी वर्क ऑफ आर्ट, मतलब ये सब आपका कैपिटल एसेट के अंदर आता है, राइट। कैपिटल एसेट के अंदर आता है, इवन इफ फॉलिंग अंडर पर्सनल एसेट, बट स्टिल हम लोग इसको कैपिटल एसेट के अंदर इंक्लूड करेंगे, राइट। ज्वेलरी, पेंटिंग्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, स्कल्पचर्स, ड्राइंग्स एंड एनी वर्क ऑफ आर्ट। देन उसके बाद हम लोग देखे हैं कि एग्रीकल्चरल लैंड अगर रूरल या फिर यू कैन से रूरल एरिया के अंदर अगर कोई एग्रीकल्चरल लैंड है तो फिर वो आपका कैपिटल एसेट के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, और इसका क्या क्या कंडीशंस है, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं। और देन टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट क्या है, 2 टाइप्स ऑफ कैपिटल एसेट, एक तो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट एंड और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है। एंड होल्डिंग क्या क्या है, होल्डिंग पीरियड 12 मंथ, 24 मंथ का पीरियड जो कि शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंदर फॉल करता है, राइट, वो देख कर आए हैं। एंड नाउ इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं होल्डिंग पीरियड ऑफ एन कैपिटल एसेट, होल्डिंग पीरियड ऑफ एन कैपिटल एसेट, राइट। तो होल्डिंग पीरियड ऑफ कैपिटल एसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू नो whether the capital asset is, whether the nature of capital asset is शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म, राइट। तो अगर शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म एक एसेट का हम लोग अगर पता नहीं कर पाएंगे कि ये शॉर्ट टर्म है या फिर लॉन्ग टर्म है, तो फिर हम लोग एग्जाम में अगर कैपिटल गेन के अंदर कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। सो इन ऑर्डर टू नो whether a asset is a short term or long term, we need to know very well about holding period of an capital asset, holding period of an capital asset, right। और you can say अगर कोई भी taxation of any capital asset will depend on its holding period, depend करता है holding period के ऊपर, right। period of holding means क्या है, the time period for which capital asset have been held by the assessee on the basis of the period of holding. The capital asset will be separated into short term या फिर long term, short term या फिर long term capital asset, right। और any capital asset which has been held for a long term period, अगर कोई भी asset जो कि long term period के लिए held है will be classified as long term capital asset, and उसके ऊपर indexation calculation होगा and will be taxed with the benefits of indexation। And while if any capital asset has been held for a short term period will be classified as a short term capital asset and will be liable for short term capital gain, right। तो holding period is very 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 important to know whether a capital asset is a short term or long term। तो ये आपका very important पार्ट, सिग्निफिकेंस पार्ट प्ले करता है होल्डिंग पीरियड। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग पता कर पाएंगे कि एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग अगर लॉन्ग टर्म है तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट ले सकते हैं, और या फिर शॉर्ट टर्म है तो फिर अकॉर्डिंग टू शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर जो जो क्राइटेरिया है अकॉर्डिंग टू फॉलो करना पड़ेगा और सॉल्व कर सकते हैं, टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो होल्डिंग पीरियड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या है ना, 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स को आपको याद रखना पड़ेगा कि while computing the period of holding of any capital asset, the following points are to be considered to decide the nature of asset, whether short term or long term, right। क्या है, period after liquidation, लिक्विडेशन होने के बाद पीरियड का क्या कैलकुलेट किया जाएगा। इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर के केस में क्या होगा
Now, if company goes into liquidation, the period after the date of commencement of liquidation is to be excluded. राइट अगर कोई भी कंपनी जो कि लिक्विडेशन हो रहा है गोज इन टू लिक्विडेशन, देन इन दैट केस क्या होगा ना, द पीरियड आफ्टर द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन इज टू बी एक्सक्लूडेड. लिक्विडेशन होने के बाद जो पीरियड है वो सब एक्सक्लूड किया जाएगा इन केस ऑफ शेयर्स, इन केस ऑफ शेयर्स, राइट. 10 सेकेंड, डेट ऑफ सेल, राइट. तो फॉर कैलकुलेटिंग द पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ ए कैपिटल एसेट, द डेट ऑन व्हिच द एसेट इज फॉरवर्डेड, ट्रांसफर्ड, द एसेट इज ट्रांसफर्ड इज टू बी एक्सक्लूडेड, राइट. होल्डिंग पीरियड, एक कैपिटल एसेट को होल्डिंग पीरियड कैलकुलेट करने के लिए ट्रांसफर जब होता है, जिस दिन के अंदर एसेट ट्रांसफर हुआ है, जिस दिन के अंदर एसेट ट्रांसफर हुआ है वो दिन को एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग, व्हाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन एसेट, ऑफ एन कैपिटल एसेट, राइट. जब हम लोग कैपिटल एसेट को का पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेशन करते हैं तो इन दैट केस क्या होगा ना, जिस दिन के अंदर वो कैपिटल एसेट फॉरवर्ड होगा, राइट, सेल होगा, व्हाटएवर, वो डेट को एक्सक्लूड किया जाएगा. ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है. डेट ऑफ ट्रांसफ़र, डेट ऑफ ट्रांसफ़र, जिस डेट के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है उस डेट के उस डे को हम लोग क्या करेंगे ना, एक्सक्लूड करेंगे व्हाइल कैलकुलेटिंग पीरियड ऑफ होल्डिंग ऑफ एन कैपिटल एसेट, राइट. थर्ड, कन्वर्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर. अगर कोई प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से कन्वर्सन हो रहा है तो फिर वहाँ पर क्या होगा, इन सच केस पीरियड ऑफ होल्डिंग includes the period for which the preference shares were held by the assessee. Similarly, period of holdings of units in the consolidated plan of the scheme of the mutual fund includes the period for which units in a consolidating plan of a mutual fund scheme were held by the assessee. अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से कन्वर्सन हो रहा है तो वहाँ पर क्या होगा, पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर द पीरियड फॉर व्हिच द प्रेफरेंस शेयर वर हेल्ड बाय द एसएससी वो इंक्लूड हो जाएगा. इन व्हिच द प्रेफरेंस शेयर वर हेल्ड बाय द एसएससी वो भी इंक्लूड होगा. एंड सिमिलरली पीरियड ऑफ होल्डिंग्स ऑफ यूनिट्स इन द कंसोलिडेटेड प्लान ऑफ द स्कीम. अगर कोई भी कंसोलिडेटेड प्लान है कोई भी स्कीम के अंदर ऑफ द म्यूचुअल फंड which is also include the period for which units in a consolidating plan of a mutual fund scheme were held by the assessee. ये 3 important points आपको याद रखना है in case of holding period. In case of holding period, right? तो holding period का क्या है, हम लोग पढ़कर आए हैं कि taxation of any capital asset will be depend on its period of holding. Period of holding means the time period for which capital asset have been held by the assessee, right? On the basis of the period of holding, the capital asset will be categorized into short term या फिर long term, short term या फिर long term, right? तो any capital asset which has been held for a long term period will be known as long term capital asset and accordingly will be taxed with the benefits of indexation. जो भी indexation का benefit है वो सब applicable हो जाएगा. And similarly, while if any capital asset has been held for a short term period, then will be classified as short term capital asset and will be liable for short term capital gain, right? और period of holding के अंदर 3 चीज़ें आपको याद रखना है. period after liquidation in case of shares, जब डेट ऑफ फॉरवर्डेड या फिर डेट ऑफ सेल हो रहा है तो उस डेट को एक्सक्लूड करेंगे. एंड कन्वर्सन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर. अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर से कन्वर्सन हो रहा है तो फिर वहाँ पर क्या होगा ना, पीरियड ऑफ होल्डिंग के अंदर पीरियड फॉर व्हिच द प्रेफरेंस शेयर वर हेल्ड बाय द एसएससी वो भी ऐड हो जाएगा. एंड सिमिलरली period of holdings of units in the consolidated plan of the scheme of the mutual fund includes the period for which units in a consolidating plan of a mutual fund scheme which is held by the assessee. और now सबसे important
एक प्रोविजन इलुस्ट्रेशन किया गया है मटेरियल के अंदर, राइट। इस बुक के अंदर क्या है ना, ज्वेलरी लिस्टेड शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, रेसिडेंशियल हाउस, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ड्रॉइंग्स एंड अनलिस्टेड शेयर्स। ज्वेलरी लिस्टेड शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, रेसिडेंशियल हाउस, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ड्रॉइंग्स एंड अनलिस्टेड शेयर्स। ये सब कैपिटल एसेट है, ये सब कैपिटल एसेट है। हम लोग ऑलरेडी पढ़ कर आए हैं, इधर पढ़ कर आए हैं 12 मंथ और 24 मंथ का कैटेगरी, राइट। इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर के केस में क्या देखते हैं, सिक्योरिटी के केस में क्या है, यूनिट ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड, यूटीआई एक्सेट्रा, राइट। और इमूवेबल प्रॉपर्टी लाइक लैंड और बिल्डिंग, ये सब हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि शॉर्ट टर्म क्या है और लॉन्ग टर्म क्या है। तो नाउ अगर वही एसेट होल्डिंग पीरियड कितना होने से लॉन्ग टर्म होगा या फिर शॉर्ट टर्म होगा, अब देखते हैं। जैसे कि अगर ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड है, सेल होने के पहले ज्वेलरी होल्डिंग पीरियड है 1 जुलाई 2017 टू 7 मार्च 2022, ये 36 महीना से ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। तो ज्वेलरी के केस में अगर 36 मंथ से बियॉन्ड हो रहा है होल्डिंग पीरियड तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। सेकंड, लिस्टेड शेयर्स, राइट। अगर 12 महीने से ज़्यादा हो रहा है सॉरी, अगर 12 महीने से ज़्यादा हो रहा है होल्डिंग पीरियड तो फिर वो हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, और 12 महीने से लोअर हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। तो यहाँ पर 7/7/2019 टू 15 अप्रैल 2021 ये आपका 12 महीने से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, राइट। थर्ड, शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड, ये है आपका फ्रॉम 7/7/2019 टू 15/9/2021, दैट इज ये आपका 24 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा तुम्हारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पर देखो ये लिखा गया है लिस्टेड शेयर, यहाँ पर खाली लिखा गया है शेयर्स, राइट। तो लिस्टेड शेयर है और 12 महीने से ज़्यादा है होल्डिंग पीरियड तो फिर लॉन्ग टर्म, और लिस्टेड शेयर्स नहीं है और वहाँ पर 24 मंथ से ज़्यादा होल्डिंग पीरियड हो रहा है तो फिर वो फिर हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लिस्टेड शेयर के केस में 12 महीने का पीरियड हम लोग देखते हैं, और अगर वही शेयर लिस्टेड नहीं है तो फिर वहाँ पर 24 मंथ का कैटेगरी हम लोग देखते हैं, राइट। इन ऑर्डर टू नो एक सच शेयर्स सच कैपिटल एसेट इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। फोर्थ, रेसिडेंशियल हाउस, इन केस ऑफ रेसिडेंशियल हाउस, राइट, अगर 24 मंथ से ज़्यादा होगा, 24 मंथ से ज़्यादा होगा तो वो भी हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। यहाँ पर 1978 से लेकर 15 अप्रैल 2021, राइट। तो 1978 से 15 अप्रैल 2021 ये भी आपका 24 मंथ से ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसलिए ये भी हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, राइट। नाउ फिफ्थ, यूनिट्स ऑफ यूटीआई, ये भी हम लोग अच्छे से ऑलरेडी क्लास 1 के अंदर उसके ऊपर यूनिट ऑफ यूटीआई के ऊपर हम लोग अच्छे से शेयर किए हैं। तो यूनिट्स ऑफ यूटीआई जो है अगर वो 12 महीना से ज़्यादा है होल्डिंग पीरियड तो फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा, और 12 महीने से लेस है तो फिर शॉर्ट टर्म, सिंपल। यूनिट्स ऑफ यूटीआई अगर होल्डिंग पीरियड 12 महीने से ज़्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म हो जाएगा, एंड अगर 12 महीने से लेस है तो फिर शॉर्ट टर्म, सिंपल। देन जीरो कूपन बॉन्ड्स, राइट। तो जीरो कूपन बॉन्ड्स के केस में क्या होगा, अगर 12 महीने का कैटेगरी देखते हैं, अगर 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म, राइट।
और 12 महीने से लेस हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म। तो यहाँ पर 6/6/21 से लेकर 11/11/2022 ये आपका मोर देन 12 मंथ हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, है कि नहीं। देन ड्राइंग्स ऑल्सो, ड्राइंग्स के केस में हम लोग 36 मंथ से ज़्यादा दिखते हैं। अगर 36 मंथ से ज़्यादा है होल्डिंग पीरियड तो फिर वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, और 36 मंथ से अगर लेस है तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट के अंदर आएगा। देन अनलिस्टेड शेयर्स डिस्कस किए हैं ऑलरेडी इसके ऊपर। अनलिस्टेड शेयर्स है और 24 मंथ से बिलो है, 24 मंथ से बिलो है तो फिर शॉर्ट टर्म हो जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट। और 24 मंथ से अगर एक्सेस है होल्डिंग पीरियड तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर 7/10/2019 टू 15/9/2021 ये आपका लेस देन 24 मंथ हो रहा है, इसलिए ये हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट, राइट। तो ये सबको आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन आता है इन केस ऑफ MCQ ऑल्सो और इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, हमेशा इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। तो आपको ये सब को अच्छे से याद होना चाहिए कि ज्वेलरी के केस में होल्डिंग पीरियड कितना दिखना चाहिए, लिस्टेड शेयर के केस में होल्डिंग पीरियड कितना दिखना चाहिए, शेयर्स इन वाई प्राइवेट लिमिटेड अगर सिंपल शेयर्स है तो वहाँ पर क्या है, रेसिडेंशियल हाउस के केस में क्या है होल्डिंग पीरियड, यूनिट्स ऑफ UTI, जीरो कूपन बॉन्ड्स, ड्राइंग्स एंड अनलिस्टेड शेयर्स, राइट। तो लिस्टेड शेयर के केस में 12 महीना और अनलिस्टेड शेयर्स में 24 मंथ, ये आपको याद रखना है। और बाकी सिंपल है, बहुत सिंपल है, इजी है, याद रह सकता है इजीली। आपको याद रखना है कि ज्वेलरी का केस हुआ तो फिर 36 महीना देखते हैं पीरियड ऑफ होल्डिंग, और लिस्टेड शेयर हुआ तो 12 महीना तक पीरियड ऑफ होल्डिंग देखते हैं, राइट। और 12 महीने से अगर नीचे रहा तो फिर शॉर्ट टर्म, और 12 महीने से ज़्यादा हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म, राइट। अगर खाली शेयर्स है तो फिर 24 महीना दिखते हैं, अगर 24 महीना से बिलो है तो फिर शॉर्ट टर्म, और 24 महीना से ज़्यादा है तो फिर लॉन्ग टर्म, राइट। अकॉर्डिंगली रेसिडेंशियल हाउस अगर मोर देन 24 मंथ है होल्डिंग पीरियड बिफोर सेल तो फिर वो भी हो जाएगा तुम्हारा क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। मोर देन 24 मंथ्स हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म, और बिलो 24 मंथ्स हुआ तो फिर शॉर्ट टर्म। यूनिट्स ऑफ UTI ऑल्सो 12 महीना तक देखते हैं, 12 महीने से बिलो हुआ तो शॉर्ट टर्म, 12 महीने से मोर हुआ तो फिर लॉन्ग टर्म। जीरो कूपन बॉन्ड्स 12 मंथ, और ड्राइंग्स 36 मंथ, अनलिस्टेड शेयर्स 24 मंथ। तो आपको याद रखना पड़ेगा कि 12 महीने के कैटेगरी के अंदर क्या क्या आता है। एक तो लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ UTI, देन जीरो कूपन बॉन्ड्स, याद रखना पड़ेगा। लिस्टेड शेयर्स, यूनिट्स ऑफ UTI एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स, इन 3 केस में 12 महीने देखते हैं। और 24 महीने के कैटेगरी में क्या आता है, अनलिस्टेड शेयर्स, रेसिडेंशियल हाउस, राइट, रेसिडेंशियल हाउस एंड अनलिस्टेड शेयर्स, राइट। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अच्छे से, राइट। नाउ देखते हैं एसेट, जब कोई भी एसेट जो फॉरवर्ड होता है या सेल होता है, जिसे कहते हैं एज पर सेक्शन 247 इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट। तो इस डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सा एसेट ऐड होगा, क्या क्या ऐड होगा, राइट। ट्रांसफर के केस में क्या क्या एसेट इंक्लूड होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ट्रांसफर ऑफ एसेट के केस में क्या 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 पॉइंट्स को आपको याद रखना पड़ेगा। सेल, एक्सचेंज एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। अगर कोई भी एसेट जो सेल है या फिर एक्सचेंज है या फिर रिलिंक्विशमेंट है
ट्रांसफर या वो ट्रांसफर के अंदर ऐड हो जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर ये जो रिलिंक्विशमेंट है या क्या ये क्या है? तो रिलिंक्विशमेंट इज नथिंग, सिंपली यू कैन से टू विदड्रॉ राइट, किसी भी एसेट को विदड्रॉ करना या फिर अबंडन करना या फिर टू गिव ऑफ एनीथिंग और एनी राइट और टू सीज टू होल्ड और टू सरेंडर या फिर एक्ट ऑफ सरेंडरिंग, राइट, कुछ भी हो सकता है ये, टू विदड्रॉ या फिर एक्ट ऑफ सरेंडरिंग यू कैन से। ट्रांसफर के केस में क्या होगा ना, सेल, एक्सचेंज एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। देन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट। तो फिर आप बोलोगे कि सर ये एक्सटिंग्विशमेंट का मीनिंग क्या है? तो एक्सटिंग्विशमेंट का मीनिंग ये है कि टू पुट ए एंड, कंप्लीट एंड टू और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एसेट, not mean extinguishment of an asset itself but to extinguishment of holders right to the asset, right, holders का right extinguishment हो रहा है तो फिर वो ऐड हो जाएगा इसके अंदर, इस डेफिनेशन के अंदर, राइट। extinguishment of any right in an asset, extinguishment of any right in an asset माने मतलब डिस्ट्रॉय हो जाना, पूरा एसेट पूरा डिस्ट्रक्शन हो जाना या फिर ब्लोट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस, ब्लोट आउट हो जाना एग्जिस्टेंस ऑफ एन एसेट, और यू कैन से अनहिलेशन, राइट। तो एक्सटिंग्विशमेंट डज नॉट मीन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट इटसेल्फ बट टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ होल्डर्स राइट टू द एसेट, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ होल्डर्स राइट ऑफ एन एसेट, राइट। देन कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ, और कोई भी लॉ के अंदर अगर गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्विजिशन कर रहा है कुछ एसेट को तो फिर वो भी इस डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा और अकॉर्डिंगली जो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन अकॉर्डिंगली कैलकुलेट किया जाएगा, सेल मानकर चलेंगे और वो कैपिटल गेन के डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। तो कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एन एसेट अंडर एनी लॉ, देन कन्वर्सन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर, then any transaction of immovable property under section 53A of the Transfer of Property Act 1882, any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, then maturity or redemption of a zero coupon bond, maturity or redemption of a zero coupon bond, right। ये सब दिस डेफिनेशन के अंदर आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 247, अकॉर्डिंग टू 247, राइट। तो यहाँ पर याद रखने का बात ये है कि एबव डेफिनेशन इज इंडिकेटिव ओनली एंड नॉट एग्जॉस्टिव, एबव डेफिनेशन इज इंडिकेटिव इन नेचर एंड नॉट एग्जॉस्टिव। तो एग्जॉस्टिव मीन्स क्या है? फिर एग्जॉस्टिव का मीनिंग ये है कि इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल, इंक्लूडिंग एवरीथिंग पॉसिबल या फिर इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। एग्जॉस्टिव मीन्स इंक्लूडिंग ऑल पॉसिबिलिटी, मतलब ये ऑल पॉसिबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ आपका इंडिकेटिव इन नेचर है, इंडिकेटिव इन नेचर है। अबव डेफिनेशंस आर ओनली इंडिकेटिव एंड नॉट एग्जॉस्टिव एंड अबव डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट एंड नॉट अदरवाइज। ये बोल रहा है कि ये सब इंडिकेटिव इन नेचर है बट ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव इन द सेंस ये ओनली एप्लीकेबल है, मतलब ये ओनली जो इंडिकेटिव है इसका मतलब ये है कि ये जो सब पॉइंट है ये ट्रांसफर का केस में सिर्फ कैपिटल एसेट के लिए एप्लीकेबल है, नॉट अदरवाइज, राइट। नाउ इसके अंदर इंक्लूड क्या होगा? डिस्पोजिंग ऑफ और पार्टिंग विथ एन एसेट और एनी इंटरेस्ट देयर इन। डिस्पोजिंग ऑफ का मीनिंग क्या है? फिर डिस्पोजिंग ऑफ का मीनिंग क्या है? फिर डिस्पोजिंग ऑफ मीन्स थ्रो अवे या फिर डिस्कार्ड या फिर डिस्ट्रॉय एनी एसेट, डिस्कार्ड कर देना, डिस्कार्ड या फिर और डिस्ट्रॉय ऑफ एन एसेट, डिस्ट्रॉय ऑफ एन एसेट, राइट। क्रिएटिंग एनी इंटरेस्ट इन एनी एसेट इन एनी मैनर whatsoever, directly or indirectly, absolutely or conditionally, voluntarily or involuntarily,
by way of an agreement, whether entered into in India or outside India, or otherwise, notwithstanding that such transfer of rights has been characterized as being affected or dependent upon or flowing from the transfer of a share or shares of a company registered under incorporated outside India. राइट, तो एक्सचेंज के केस में क्या होगा? एक्सचेंज इंक्लूड्स बार्टर ऑल्सो, व्हिच मीन्स म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग फ्रॉम फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। एक्सचेंज इंक्लूड्स बार्टर, इसमें MCQ आ सकता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। छोटा है, बहुत छोटा सेंटेंस है, लेकिन बहुत इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है MCQ के अंदर कि एक्सचेंज इंक्लूड्स डैश, एक्सचेंज इंक्लूड्स डैश, तो इसका राइट आंसर होगा बार्टर। राइट, राइट आंसर होगा बार्टर। एक्सचेंज इंक्लूड्स बार्टर व्हिच मीन्स म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ वन थिंग फॉर द ओनरशिप ऑफ अनदर। नोट करना क्या है? इन केस ऑफ एक्सचेंज, दो देयर इज ओनली वन ट्रांजैक्शन, द टैक्स लायबिलिटी अराइजेस ऑन बोथ द पार्टीज। The sale consideration shall be taken as the fair market value of assets received। तो वहाँ पर सेल कंसिडरेशन जो है वो फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो टेकन किया जाएगा, वो कैलकुलेट किया जाएगा, वो कंसिडरेशन को लिया जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट्स। राइट, नाउ रिलिंक्विशमेंट ऑफ द एसेट। तो रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग क्या है? हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे कि रिलिंक्विशमेंट मीन्स टू विड्रॉ फ्रॉम और टू अबैंडन करना, या फिर गिव ऑफ एनीथिंग और एनी राइट, और टू सीज टू होल्ड और टू सरेंडर। हेंस relinquishment means act of surrendering. In other words, it means interest of a person in a property is either given off, या फिर abandon, या फिर surrender, but the property in which right is relinquished continues to exist। तो टैक्स पॉइंट क्या है ना? राइट ऑफ द एसेट इन द एसेट इज गिवन ऑफ और अबैंडन, एसेट itself continue to exist after such relinquishment and becomes the property of someone else। relinquishment होने के बाद asset itself continue to exist and also after such relinquishment and become the property of someone else। ये आपको याद रखना पड़ेगा। there must be mutual consent of the parties। पार्टी के अंदर mutual consent होना चाहिए। a unilateral action of writing of the claim in the books of accounts cannot be known as relinquishment। तो आप बोलोगे सर unilateral क्या है? यूनिलेटरल का मीनिंग ये है कि डॉन और मेड बाय वन पर्सन ओनली हु इज इन्वॉल्व इन समथिंग विदाउट द एग्रीमेंट ऑफ द अदर पर्सन और पार्टीज इन्वॉल्विंग ओनली वन ग्रुप। यूनिलेटरल मीन्स यू कैन से इन्वॉल्विंग ओनली वन पर्सन या फिर वन पार्टी। तो वहाँ पर वो एक्सचेंज नहीं मतलब उसको हम लोग नहीं मानेंगे कि ये रिलिंक्विशमेंट है। राइट, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे कि ये रिलिंक्विशमेंट है। देयर मस्ट बी म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए बोथ द पार्टीज। अगर बोथ द पार्टी का म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तो फिर वो आपका रिलिंक्विशमेंट नहीं होगा। ए यूनिलेटरल एक्शन ऑफ राइटिंग ऑफ द क्लेम इन द बुक्स ऑफ अकाउंट कैनॉट बी नोन एज ए रिलिंक्विशमेंट। राइट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट इन एन एसेट। तो अब आप बोलोगे कि सर एक्सटिंग्विशमेंट क्या है? तो अभी मैंने बोला ना, एक्सटिंग्विशमेंट मीन्स टू पुट ए एंड, टू पुट ए कंप्लीट एंड टू और कंप्लीट डिस्ट्रक्शन और ब्लॉट आउट ऑफ एग्जिस्टेंस और एनहिलेशन। एक्सटिंग्विशमेंट मीन्स ये डज नॉट मीन एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एन एसेट इटसेल्फ, बट टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ होल्डर्स राइट टू द एसेट। extinguishment of holders right to the asset। right, so extinguishment literally means to put end या फिर total destruction और blot out of existence और annihilation। ये does not mean that extinguishment जो है वो asset itself है, but to extinguishment of holders right to the asset and such right cannot be held by someone else। right, तो ये आपको अच्छे से याद रखना चाहिए। then incidents of extinguishment। तो
एक्सटिंग्विशमेंट का इंसिडेंट्स क्या है ना, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, abandonment of a project and termination of industrial license shall be known as transfer. A reduction of share capital, when a part of the share capital is paid to the shareholder by a company, such reduction of share capital shall be known as extinguishment of proportionate right in the shares, and such shareholder shall be liable to capital gain. When there is a reduction of capital by a company and amounts are distributed to shareholder, such amount has two components. क्या क्या, एक तो डिस्ट्रीब्यूशन एट्रीब्यूटेबल टू accumulated profit that is chargeable as deemed dividend under section 222D, and distribution attributable to capital that is subject to tax under section 45, जो कि आपका चार्जिंग सेक्शन है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, अंडर द हेड कैपिटल गेन, राइट, चार्जिंग सेक्शन, राइट। तो ये आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देन फॉरफीचर ऑफ शेयर, अगर कोई भी शेयर फॉरफीचर हो रहा है, फॉरफीचर और सरेंडर ऑफ शेयर्स इंडिकेट्स एक्सटिंग्विशमेंट और रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट ऑफ शेयर होल्डर इन सच शेयर्स व्हिच हैव बीन फॉरफिटेड बाय द कंपनी, राइट। तो इसका एग्जाम्पल है आज इन CIT वर्सेस वानिया सिल्क मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, it was held that the term extinguishment includes all possible transactions which result in the destruction, annihilation, termination, cessation or cancellation of any right in an asset, whether corporeal or incorporeal, corporeal या फिर incorporeal। तो आप बोलोगे सर corporeal और incorporeal क्या है, तो corporeal का मीनिंग क्या है, corporeal means that you can say which can be touched and not just felt, physical and not spiritual, right, मतलब that which can be touched, मतलब corporeal जो है वो physical है and spiritual नहीं है, physical है but spiritual नहीं है। corporeal means which can be touched, you can say physical, राइट। इनकॉर्पोरियल मीन्स क्या है, इनकॉर्पोरियल मीन्स क्या है ना, व्हिच इज नॉट हैविंग नो मैटेरियल एग्जिस्टेंस, हैविंग नो मैटेरियल एग्जिस्टेंस, ये आपको याद रखना पड़ेगा, मैटेरियल एग्जिस्टेंस, हैविंग नो मैटेरियल एग्जिस्टेंस, इनकॉर्पोरियल, राइट। कॉर्पोरियल मीन्स टॉस्ड and can be seen, which is physical, or incorporeal means having no material existence, right? Or you can say simply tangible or intangible, tangible asset and intangible asset, right? तो corporeal or incorporeal, though there is no consideration in case of share forfeiture or surrender, still such transaction shall be known as sell and liable to capital gain, okay। now compulsory acquisition of an asset under any law, तो फिर इसका मीनिंग क्या है, नॉर्मली सेल मीन्स म्यूचुअल विल फुल एग्रीमेंट बिटवीन 2 or more parties, but for the purpose of section 247 ट्रांसफर इंक्लूड्स कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी अंडर एनी लॉ। गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन हो रहा है कोई भी एसेट, तो फिर वो आ जाएगा इसके अंदर। देन कन्वर्सन ऑफ एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर, ये क्या है, जनरली ए ट्रांसफर रिक्वायर्स 2 or more parties, बट इनकम टैक्स एक्ट इवन वन पार्टीज इन्वॉल्वमेंट में कॉन्स्टिट्यूट सेल, ट्रांसफर या फिर सेल, राइट। तो as per section 247, where an asset is converted by the owner into or known as stock in trade of the business carry on by him, such conversion are known as transfer या फिर सेल, और वो फिर कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाएगा, कैपिटल गेन के लिए एलिजिबल हो जाएगा। Conversion of asset into stock in trade by the owner, very simple. Conversion of stock in trade by the owner, asset into stock in trade by the owner. Then any transaction of immovable property under section 53A of the Transfer of Property Act.
any transaction of immovable property, immovable मतलब land, building, etc., in which possession is allowed against part performance of the contract shall be known as sale, ट्रांसफर या फिर सेल, सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा. देन एनी ट्रांजेक्शन व्हिच हैज एनाबल्ड the enjoyment of any immovable property, any transaction which has enabled the enjoyment of any immovable property, any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property, whether by way of becoming a member of or acquiring such shares in a cooperative society, company, or other association of persons, or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner, is known as sale. Transfer or sale is known as transfer or sale. Any transaction which has the effect of transferring or enabling the enjoyment of any immovable property. Immovable property क्या क्या है ना, land, building, etc. तो whether by way of becoming a member of or acquiring shares in a cooperative society, company, or other association of persons, or by way of any agreement or any arrangement or in any other manner, is known as sale, transfer or sale. Then property held by a member of a company, cooperative society, or other association of persons to whom a building or a part thereof is allotted or leased under house building scheme of the company or association, is known as deemed owner of that building or part thereof. Known as deemed owner or part thereof. Under the scheme of owning flat in a cooperative housing society, the legal ownership in the flat can be said to vest in the individual members and not in the cooperative society. Therefore, for all purposes, including attachment and recovery of tax, etc., the individual member should be regarded as the legal owner. तो इसमें टैक्स पॉइंट क्या है ना, आरसीसी इज ए मेंबर ऑफ ए कंपनी, cooperative society, or other association of person. He has been allotted or leased a building on account of such membership. He has been allotted or leased a building on account of such membership. Right? ये two important things आपको याद रखना पड़ेगा. Right? तो this is it all about holding period of होल्डिंग. राइट. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन कौन सा ट्रांजैक्शन नहीं कहेंगे कि ये सेल हुआ है. राइट. ट्रांसफर नहीं मानेंगे, ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांजैक्शन नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर. आज पर सेक्शन 46 एंड 47 ये अमेंडमेंट हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे. ट्रांजैक्शंस नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, राइट. अब नाउ इस वीडियो के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़े हैं कि पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है, सेल क्या है. राइट. सेक्शन 247 के अंदर क्या क्या डेफिनेशन इंक्लूड होता है, एक्सटिंग्विशमेंट क्या है, रिलिंक्विशमेंट क्या है, और कंपल्सरी एक्विजिशन क्या है. एसेट कन्वर्सन होगा, अगर एसेट कन्वर्सन हो रहा है स्टॉक इन ट्रेड बाय द ओनर, तो फिर वहाँ पर क्या क्या कंडीशंस है. एनी ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई ट्रांजैक्शन इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर सेल हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एंड ऑल्सो ट्रांजैक्शन हुई हैज एनेबल द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी. राइट. तो ये सब हम लोग अच्छे से पढ़े हैं इस वीडियो क्लासेस के अंदर. सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड. Thank you so much for your time. Thank you so much for your support and happy studying. Thank you.